हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। आज हम एसएससी जीडी 2024 के लिए जो सीरीज़ चला रहे थे उसी की ये नेक्स्ट वीडियो है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चोरी चोरा घटना किस राज्य में हुई थी? तो ये आपको पता होगी, ये उत्तर प्रदेश राज्य में हुई थी। यूपी के गोरखपुर ज़िले में हुई थी ये। चलिए इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ पुलिस के साथ भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें ये इम्पोर्टेंट है 22 पुलिसकर्मी थे और 3 नागरिक भी थे। ये लोग मारे गए थे इसमें। इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। आपको याद रखना है, असहयोग आंदोलन जो 1920 में चलाया गया था वो इसी घटना के कारण वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला राजनीतिक आंदोलन था। आपसे पूछे राजनीतिक आंदोलन पहला कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन ही था। नेक्स्ट क्या है, असहयोग आंदोलन मुख्य लक्ष्य स्वराज या स्वशासन प्राप्त करना था। ये भी आपको ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना या स्वशासन। ठीक। नेक्स्ट है 1901 में गांधी जी ने कोलकाता में पहले कांग्रेस सत्र में भाग लिया। आपसे पूछे गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस के किस सत्र में भाग लिया, तो वो 1901 का था। और ये पूछे इन्होंने अध्यक्षता किसकी की थी, तो 1924 बेलगांव की थी। बेलगांव कहाँ पर है? बेलगांव कर्नाटक में है। तो कर्नाटक का जो बेलगांव अधिवेशन था उसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे कि राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा था, तो वो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने। आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर को नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 ये गांधी जी का जन्म दिवस है। पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात। ठीक, इसे रिमेंबर रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखिए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये 9 जनवरी और 1915 को भारत वापस लौटे थे। ठीक, आप याद रखना। कहाँ से लौटे थे? अफ्रीका से लौटे थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को की थी। आपको ये तो याद होगा किसने की थी? नाथूराम गॉडसे ने की थी। कब की थी? 1948 में 30 जनवरी को। इसे शहीद दिवस के रूप में ही मनाते हैं 30 जनवरी को। ठीक। और भी गांधी जी से फैक्ट हैं कि 1917 में कौन सा आंदोलन चलाया, 1918 में कौन सा चलाया इन्होंने, 1920 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ काला कानून कहा था, और भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। वायसराय करजन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये 2021 के क्वेश्चन है। 2021 में जो पूछे गए थे नवंबर 21 में, ये वही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, और भी इसमें अलग से इंक्लूड किए गए हैं। देखिए 1905 में कब किया था बंगाल विभाजन? 1905 में। अब कुछ फैक्ट देखिए। करजन ने सन 18 इस करजन का ये टाइम पीरियड है 1899 से 1905 तक ये भारत का वायसराय रहा था। कौन? करजन। आपको ध्यान रखना, करजन। ठीक है नेक्स्ट देखिए। करजन के समय 16 अक्टूबर 1905 को, ये डेट है 16 अक्टूबर 1905 को, इस दिन बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ था। ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए। हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन क्यों किया इन लोगों ने? क्योंकि बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में बंगाल में विभाजन किया गया था। बंगाल में इस राष्ट्रवाद को ये कमज़ोर करना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई संघवाद बने, कोई कमेटी बन के इनके खिलाफ ही आकर के एक्शन ले, तो वो ये लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उस राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना चाहते थे जो भारत को आज़ाद कराने में भूमिका निभाएगा, उसे ये लोग कमज़ोर करना चाहते थे।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तो आपको पता होगा, कर्नाटक का है। कर्नाटक का है यक्षगान। इसके फैक्ट देखिए, यक्षगान का शाब्दिक अर्थ क्या है? यक्ष का गीत। गान तो वैसे भी गीत ही एक होता है और यक्ष लगा हुआ है, तो यक्ष कौन था? यक्ष, ये बताइए आप, हाई स्कूल की किताब में हु वाज यक्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें क्या है? यह पौराणिक कहानियों, रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू महाकाव्य को दर्शाता है। यक्षगान में किस किस का संबंध मिलता है? रामायण है, महाभारत है और हिंदू काव्यों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है इसमें यक्षगान में। ये कहाँ का है? कर्नाटक का, आपको याद रखना। ये देखिए नेक्स्ट है, स्फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा रक्तचाप के लिए किया जाता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, 120/80 ये क्या होता है? या 80/120, इस चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिए। एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। अब आप बताइए इसमें से क्या किसका फंक्शन है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? इस चीज़ को आप ध्यान रख, नोट डाउन करना कि इसका किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का किस लिए प्रयोग किया जाता है? इसका कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। और भी इसके साथ चीज़ें उपयोग की जाती हैं, जैसे ये देखिए, सिल्वर आयोडाइड के साथ क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम वर्षा होती है। क्लाउड सीडिंग ये मेन प्रक्रिया है, क्लाउड सीडिंग। ठीक, अब इसे समझिए। क्लाउड सीडिंग बादलों में आर्द्रता पैदा करने का एक कृत्रिम तरीका है जिससे वर्षा होती है। ये जो बादल हैं इसमें कृत्रिम रूप से आर्द्रता लाई जाती है, कृत्रिम रूप से। मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। तो जो आर्द्रता होती है वो मैन मेड लाई जाती है, तो इसे ही क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग, इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, क्लाउड सीडिंग रसायनों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ शामिल होती है। ये इसमें देखिए, क्लाउड सीडिंग जो कराई जाती है उसमें सिल्वर आयोडाइड मेन होता है, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड भी है, उसमें शुष्क बर्फ भी है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? आप जानते होंगे, CO2 कहते हैं शुष्क बर्फ, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बृहत ज्वार क्या है? बृहद ज्वार, देखिए ज्वार मेनली दो टाइप के होते हैं, लघु और बृहद। आपसे पूछ रहा है ये बृहद क्या है? तो यह ज्वार सबसे उच्च होते हैं, यह ज्वार सबसे उच्च होते हैं। आपको याद रखना, क्यों बृहद है तो बृहद का मतलब ही बड़ा है। यह ज्वार अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन आते हैं। इसके फैक्ट देखिए, जब, यहाँ ये गलत है, सॉरी, जब चंद्रमा, ये जब होगा यहाँ, जब चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बलों की संयोजन और पृथ्वी के घूर्णन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि और गिरावट का उल्लेख करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेनली कुछ नहीं है, सॉरी, ये 1 मिनट, ये जब ये यहाँ पर ज्वार है, ज्वार अब लिख लेना, ज्वार चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बलों की संयोजन और पृथ्वी के घूर्णन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि और गिरावट करते हैं। जो समुद्र का स्तर है पानी का, वो गिरता बढ़ता है, इसे ज्वार कहते हैं। ठीक है, फैक्ट देखिए, ज्वार 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? एक तो बृहद ज्वार है और एक लघु ज्वार है। अब देखिए, ये बृहद ज्वार है, क्या है? नंबर 1, बृहद ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आते हैं। ये मान लीजिए सूरज है, पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये तीनों एक ही सीध में आ जाएंगे तो बृहद ज्वार होगा। आप ऐसे समझ लीजिए, तीनों पर्सन की शक्ति एक ही लाइन में है, तो ये बहुत बड़ा ज्वार बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट है ऊंचाई, हाँ, ये सीधी रेखा में होते हैं, ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। बृहद ज्वार महीने में 2 बार आते हैं, ये 2 बार होते हैं, एक पूर्णिमा की अवधि के दौरान और दूसरा अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या ये दोनों ही बार, ये 1 महीने में 2 बार आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बृहद ज्वार 1 महीने में कितने आते हैं? अधिकतम 2 टाइम्स आते हैं। और कब कब आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ठीक, आपको याद रखना। अब आते हैं लघु ज्वार पर। तो लघु ज्वार तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। जैसे ये सूर्य है और ये चंद्रमा, तो ये 90 डिग्री पर हो गए, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये 90 डिग्री पर हो गए एक दूसरे के। जब ये 90 डिग्री पर होंगे तो ये एक दूसरे की शक्ति को छीड़ कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ये 90 डिग्री पर हैं, तब चंद्रमा की शक्तियाँ एक दूसरे को प्रभावहीन करती हैं, सूर्य और चंद्रमा की शक्तियाँ एक दूसरे को प्रभावहीन करती हैं, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है। यह ज्वार भी महीने में 2 बार आता है, ये भी 2 बार आता है, आपको याद रखना है।
चाहे बृहद ज्वार हो या लघु ज्वार हो, ये दोनों महीने में 2 बार आते हैं। हालांकि बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच 7 दिनों का अंतर होता है। यहाँ डेज होगा, 7 डेज का अंतर होता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लघु ज्वार और बृहद ज्वार के बीच कितने दिनों का अंतर होता है, तो वो 7 डेज का अंतर होता है। अब ये फैक्ट आप इसे अलग से याद रखें, कितने दिनों का अंतर होता है, 7 डेज। 7 डेज। आपसे पूछे लघु ज्वार और बृहद ज्वार के बीच कितने दिनों का अंतर है, तो वो 7 डेज का है। एक बार आप दोबारा से पढ़िए, क्या कहा गया था कि बृहद ज्वार क्या होते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आ जाएं तो उस टाइम बृहद ज्वार बनता है। और ये एक महीने में कितने बार, 2 बार। लघु ज्वार भी एक महीने में 2 बार। ये अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन होते हैं। और बृहद ज्वार और लघु ज्वार के बीच कितना अंतर होता है, 7 दिनों का अंतर होता है। ये कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। और लघु ज्वार में सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से मिलते हैं, आपको याद रखना है। चलिए मैं आगे फिर भी बताता रहूँगा। नेक्स्ट चलिए, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और किस वर्ष दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया। सीधा सा आपसे पूछा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बस उसका इतना कहना है। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध है 1556 में हुआ था। सेकेंड कब हुआ था, 1556 में। थर्ड कब हुआ था, 1761 में। ये बताइए किस किस के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी कौन था, तो ये लोदी वंश का अंतिम संस्थापक तो नहीं, अंतिम राजा था। संस्थापक तो इसके बहलोल लोदी थे, संस्थापक। ठीक है, अब ये बताइए मुझे, ये जो वंश थे इनमें 5 वंश हैं। 1 मिनट, ये मुगल काल में ये 5 वंश चलाए मुगल। वो कौन कौन से थे, आप मुझे उनके नाम बताइए। जैसे पहला था गुलाम वंश, गुलाम आप लिख लेना, मैं ओरल बता देता हूँ। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ये हो गए, ये पूरे 5 हो गए। उनमें से अंतिम है ये लोदी वंश। ये लोदी वंश ये अंतिम था। इब्राहिम लोदी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बाबर और इब्राहिम लोदी, तो इनके बीच हुआ था। सेकंड पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था। आपको याद दिला दूँ, 1556। हेमू, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाते हैं शायद, हाँ विक्रमादित्य, ये 14वां ऐसा राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। आप इसे एक बार देखना कि ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां पर्सन या राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसमें एक फैक्ट और है कि 1556 के टाइम ये अकबर की तरफ से किसने लड़ा था, तो ये बैरम खान ने लड़ा था। बैरम खान कौन था, अकबर का संरक्षक था। इस बैरम खान की कहानी ऐसी थी कि जब 1539 और 1540 ये दोनों युद्ध हारने के बाद, ये तो चौसा का युद्ध था, आपको याद होगा चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी ने हुमायूं कराया था। और एक था बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, वो 1540 का था। जब हारने के बाद, जब ये इसका पिता हुमायूं ईरान गया था, या इसमें भी शायद ईरान ही है, ईरान चला गया, तो वहाँ पर इसके बैरम खान से इसकी मुलाकात हुई। बैरम खान, तो यहाँ पर इसकी अच्छी दोस्ती हो गई बैरम खान से। तो उसी दिन से बैरम खान इसके साथ रहने लगा, दोस्ती निभाने लगा। तो फिर इसने बैरम खान का अच्छा दोस्त हो गया। फिर बैरम खान यहाँ पर बैरम खान के साथ ये भारत आ गया। फिर इसने 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था। मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। 55 में 2 युद्ध हुए थे, मई और जून में युद्ध हुए थे। फिर ये इस बैरम खान ने ही अकबर का साथ दिया था, जो कि 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में दिया था। तो मेनली ये युद्ध लड़ा गया था। अकबर तो उस टाइम शासन पर नहीं थे, लेकिन ये बैरम खान ने युद्ध लड़ा था। उसी टाइम 1556 में ही अकबर को शासन पर बैठा दिया गया था, वो भी 14 वर्ष की उम्र में। क्योंकि उस टाइम जो हुमायूं था इसकी मृत्यु हो गई थी। 1 मिनट, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप सुनते रहिए, रिपीट हो जाएगा। ये हुमायूं था, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो कहते हैं कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था,
वो पत्थर की शिला रखकर किया गया था। फिर एक बार फिर से इसका किया गया था। तो आपको याद रखना है कि अकबर का शिलान्यास राज्याभिषेक ये युद्ध के मैदान में ही बैरम खान ने सिर पर एक पत्थर रखकर किया था। बैरम खान ने किया था, आपको याद होगा। तो बैरम खान कौन था? इसका एक संरक्षक था अकबर का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, और 1761 का युद्ध ये किस किस के बीच लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली के बीच, आपको ध्यान रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को दर्शाता है? तो आपको ये याद रखना, मैंने दो ऐसे टर्म्स हैं जो कर्नाटक पठार को दो भागों में बांटते हैं। मालनाड, ये इंपॉर्टेंट है, मालनाड और मैदान। आप इन चीज़ों को पढ़िए एक बार, देखिए। मालनाड क्षेत्र एक पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि मैदान निचली पहाड़ियों का मैदानी क्षेत्र है। देखिए, मालनाड जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों का क्षेत्र है, उसे मालनाड कहते हैं। जबकि मैदान जो है, मैदान ये निचली पहाड़ियों का मैदानी क्षेत्र है। आप कहते हैं कि मैदान है, तो मैदान क्या है? मैदान में औसत ऊंचाई बहुत कम होती है, ज़्यादा ऊँची नहीं होती। लेकिन जो मालनाड है, यहाँ पर थोड़े पहाड़ी इलाका है, ऊँचे ऊँचे हैं, तो उसे मालनाड कहते हैं। और मैदान तो आप जानते ही हैं, नॉर्मली होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। पठार है। कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी बाबा बुदन की पहाड़ियों में मूलनगिरी है। मूलनगिरी, आपको याद रखना है कि जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, इसमें मूलनगिरी सबसे ऊंची चोटी है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, इसमें जो चोटी है वो सबसे ऊंची है, मूलनगिरी। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का पठार जो है वो लावा से बना हुआ है, जो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अब लावा तो आई होप समझते होंगे। जैसे ये मान लीजिए, ये यहाँ से लावा निकलना शुरू हुआ, अभी तो ये मैग्मा है, मैग्मा। लेकिन जब ये, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब ये जो गर्म पदार्थ होता है, जब इसके अंदर होता है पृथ्वी, तो उसे मैग्मा कहते हैं। लेकिन यही पदार्थ जब आकर के पृथ्वी की सतहों पर जम जाता है, उसे लावा कहते हैं हम, लावा। आप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, लावा। और ये जो इसी के यहाँ से ये निकलता है, वहाँ पर गड्ढा नुमा बन जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्रेटर कहते हैं। आपको ध्यान रखना, क्रेटर। ये कभी कभी बहुत बड़े होते हैं, जो एक झील का रूप ले लेते हैं। इसी के लोनार झील जो है महाराष्ट्र में, वो इसी का रूप है, लोनार झील। ऐसे ही क्रेटर बन गया था उल्कापिंड के गिरने से, तो वो इसी का रूप है। चलिए, आई होप समझ रहे होंगे आप। एक चीज़ और है इसमें कि जैसे ये यहाँ से लावा निकला, लावा, यहाँ तो ये लावा हो गया, ये मैग्मा हो गया। तो यहीं पर जब ये लावा ये अंदर ही जम जाता है, तो वहाँ पर एक चट्टान या परत बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेनाइट की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। और ये जो लावा है, ये चट्टानों का रूप ले लेता है, इसे क्या कहते हैं? बेसाल्ट की चट्टानें कहते हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलता हूँ। आई होप, आशा करूँगा ये चीज़ आपकी समझ में आ रही होंगी। मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा। ये SSC GD, मेनली मैं GD के लिए चला रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी हर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ये मेरा पर्पज़ इतना ये नहीं है कि ये क्वेश्चन है सॉल्व हो गया बस मेरा काम हो गया, नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, अच्छी है, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मेन पर्पज़ ये है, ये जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो बस ये ऐसे समझिए, ये तो GD का क्वेश्चन है आपके, SSC GD का। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट है। ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ GD में ही पूछेगा, उसके अलावा भी और भी एग्ज़ाम है। तो MTS, CHSL, CGL, CPO, ये काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम है जिनमें रिपीट मोड पर काफ़ी पूछे गए हैं। तो चलिए, आप सपोर्ट बनाए रखिए और देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए नेक्स्ट इसका क्या था? छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। आपको ये देखिए, कभी कभी आपको पढ़ने मिलता है कि छोटा नागपुर के पठार में ऐसा हुआ, ये हुआ। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए वो लोकेशन कहाँ है। तो ये छोटा नागपुर का पठार है, ये झारखंड राज्य में है, तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? वो पारसनाथ है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे आप थोड़ा गौर कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली हैं। एग्ज़ाम आपका GD का इस शिफ्ट में नहीं तो अगले शिफ्ट में, उसमें नहीं तो उसमें, कहीं ना कहीं ये पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वी घाटी का विस्तार उड़ीसा। हाँ, ये चीज़ है कि जैसे हमें पता है पूर्वी घाटी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो कहाँ से कहाँ तक लगती है। तो उड़ीसा राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है, तमिलनाडु और तेलंगाना, इन राज्यों में पूर्वी घाटी है। ऐसे ही पश्चिमी घाटी का विस्तार कहाँ कहाँ है, ये देखिए।
ये केरल में है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें पश्चिमी घाटी का उल्लेख है, यानी वहाँ विस्तार है, सॉरी उल्लेख नहीं विस्तार। इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, ये तो आपको पता होगा कि अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिम घाटी की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में कैद किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ इतना पता होगा कि बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में भेज दिया गया था। रंगून कहाँ पर है? बर्मा में। बर्मा, पहले उसे बर्मा कहते थे, अब इसे म्यांमार कहते हैं, म्यांमार। ये इसमें बौद्ध ज़्यादा लोग रहते हैं, बौद्ध स्तूप वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं बौद्धों के बारे में। आपको ध्यान रखना कब? 1858। ये क्यों? क्योंकि 1857 का विद्रोह के समय ये उसमें शामिल थे विद्रोह में, तो इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, इन्हें रंगून भेज दिया गया था। चलिए देखिए इनके कुछ फैक्ट देखते हैं। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। ये अंतिम मुगल सम्राट थे, 1857 में अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए 1857 की क्रांति। हाँ, ये देखिए कहाँ से किसने नेतृत्व किया था? झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। आपको ये और बताना है कि झांसी को कब इन्होंने मिला लिया था? जैसे सबसे पहले सतारा को मिलाया था, सतारा महाराष्ट्र में जो है, उसे 1848 में उसका विलय कर लिया था। झांसी का विलय कब किया था और किस आधार पर किया था? जैसे अवध का किया था कुशासन के आधार पर, अवध का कुशासन के आधार पर किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप याद रखना। अवध का इन्होंने अधिग्रहण किस आधार पर किया था? तो वो कुशासन के आधार पर किया था। और इसी तरह झांसी का किस आधार पर किया था, ये आप मुझे बताइए। और ये नीति किसकी थी? ये डलहौजी की नीति थी, हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। लैप्स इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब होता है हड़प नीति। तो आपको याद रखना, ये आप मुझे बताना कमेंट करके कि सबसे पहले मैंने बता दिया 1848 में सतारा को हड़पा गया था। सतारा महाराष्ट्र में है, उसे हड़पा गया था सबसे पहले। लेकिन मैं आपसे पूछूं झांसी को कब और किस आधार पर हड़पा गया था? आप ये चीज़ मुझे बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था 1857 क्रांति का। बिहार से कुंवर सिंह जी थे, दिल्ली से जनरल बख्त खान थे, और बरेली से खान बहादुर थे, कानपुर से नाना साहब थे। ये आपको मेनली कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकार प्राप्त कार्य समूह, ये चीज़ ये अलग है, अधिकार प्राप्त कार्य समूह EAG, एम्पावर्ड, मैंने लिखा होगा, ये लिखा है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, इसका नाम, इसकी EAG की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप है। इसके अंतर्गत जो राज्य हैं वो 8 राज्य आते थे एम्पावर्ड के रूप, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे 2011 की जनगणना के अनुसार। ये उस टाइम पर 8 राज्य अलग बनाए गए थे। इनमें कौन कौन से 8 राज्य थे ये आपको याद रखना है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आपके GD में ऐसा क्वेश्चन था कि EAG के अनुसार, EAG के अंतर्गत इनमें से कौन सा राज्य नहीं था? तो उसमें पंजाब ऑप्शन में था, एक ऑप्शन पंजाब था, और बाकी के इन 3 में से इनमें 8 में से 3 थे, तो आपको पंजाब टिक करना था। मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई किया है कि मैंने इस क्वेश्चन को लेकर ये बता दिया कि कौन कौन से राज्य थे। आपको ये इन सब के बारे में पता चल गया कि ये 8 राज्य थे। आपसे पूछे कि EAG के अंतर्गत कितने राज्य थे, तो वो आपको बताने 8 राज्य थे। अब फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ये था इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? आपसे मेनली ये पूछ रहा है क्रिएटिन। क्रिएटिन क्या है? ये नाखूनों में पाया जाता है, हमारे नाखूनों में, बालों में, ये ऊपरी त्वचा, यहाँ पर ये पाया जाता है क्रिएटिन। क्रिएटिन ये एक तरह का प्रोटीन ही है, आपको ध्यान रखना। क्रिएटिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1980 में पारित किया गया था, आपको याद रखना है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। चलिए देखिए आगे देखते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के अनुसार 2021 में भारत में कुल वन और वृक्षों का आवरण 24.62% है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन कितने हैं और उनका आवरण कितना, 24.62%। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये डाटा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है
इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आपसे ये पूछे सबसे अधिक वन कहाँ है, तो वो एमपी में है, एमपी में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है और उड़ीसा चौथे नंबर पर है। आपको ये चीज़ याद रखेंगे, सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो वो एमपी में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह आपको याद रखनी है। मेनली आप एक चीज़ याद रखिए कि सबसे अधिक कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है। सबसे अधिक पूछे तो एमपी, कम पूछे तो हरियाणा। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सब और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में सर्वाधिक है। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रतिशत के हिसाब से वन सबसे अधिक कहाँ पर है, तो वो मिजोरम में है, मिजोरम। आप ऐसे याद रखना, चाप चार कूट, कूट जो कूट शब्द आता है, ये यहाँ के मिजोरम के ही डांस हैं। तो कूट बांस से संबंधित होता है। बम्बू डांस, बम्बू होता है, वो मिजोरम का ही होता है। तो बम्बू, तो बांस मिजोरम में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बांस भी एक वन का ही रूप है। तो वहाँ आप इस तरह रेट करना कि सबसे अधिक प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में वन है 84.53%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कम वन हरियाणा में, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये मेरी थोड़ी भी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस झील का निर्माण नवपाषाण युग के दौरान उल्कापिंड के प्रभाव से हुआ था? आपसे ये पूछा लोनार झील। ये लोनार झील कैसे गिरी थी, बनी थी? तो ये उल्कापिंड के गिरने से बनी थी, उल्कापिंड। ठीक, अब आपसे मैं पूछता हूँ, उल्कापिंड मेनली जो ऊपर से गिरते हैं तो वो किस परत में आकर के उनका नष्ट हो जाते हैं? किस परत में? क्षोभ मंडल में, समता मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में या वायुमंडल में? आप मुझे बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और जो ओजोन होती है, ओजोन परत, वो कहाँ पाई जाती है? ये चीज़ है, कुछ आप पढ़ना ही नहीं, एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलिए बताता हूँ। ये जो उल्कापिंड होते हैं, ये मध्य मंडल में ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक, कुछ विशेष होते हैं जो नहीं समाप्त हो जाते हैं, जिस तरह से ये गिरा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे 2020 में वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा रामसर स्थल में नामित किया गया था। आपसे ये पूछता है कि लोनार झील को रामसर साइड में कब शामिल किया था? तो 2020 में किया गया था। आप इस ऐसे याद रखना। और हेलोआर्किया, ये इंपॉर्टेंट है कि इस हेलोआर्किया सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण इस झील का रंग गुलाबी है। आपसे पूछे इस झील का रंग गुलाबी क्यों, तो वहाँ पर एक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उन्हें हेलोआर्किया कहते हैं। हेलोआर्किया नाम के जीव पाए जाते हैं, उन्हीं के कारण इस झील का रंग गुलाबी है। अब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। आप मेरे हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से नहीं, वैसे तो एग्जाम की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए भी इसे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए। चिल्का झील जो उड़ीसा के गंजाम जिला में है, भारत का पहला रामसर स्थल थी। आपको याद रखना है, पहले रामसर साइट कौन सी थी भारत की, तो वो थी चिल्का झील। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। और मैं आपसे पूछूं कि ये रामसर स्थल ये कहाँ पर है? रामसर इस ये जगह का नाम है, ये कहाँ पर है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ईरान, इराक, ताइवान, नहीं सॉरी, उज्बेकिस्तान या सऊदी अरब। आप मुझे बताना। और दूसरी बात, इसकी 2 फरवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, रामसर साइट की। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आप मुझे बताना कि ये रामसर स्थल ये कहाँ पर है? ईरान में है या इराक में है या उज्बेकिस्तान में है या फिर सऊदी अरब में है? आप मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? किस सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जनीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि दी? देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि सुंदर लिखावट यानी सुलेख के बारे में, वो ऐसा कौन सा लेखक था जिसे स्वर्ण कलम की उपाधि दी गई थी? ठीक, तो वो थे अकबर ने दिया था। किसे दिया था? इनका नाम मोहम्मद हुसैन अल कातिब। मोहम्मद हुसैन अल कातिब साहब को इन्होंने स्वर्ण कलम की उपाधि दी थी, क्योंकि उनका लेख बहुत सुंदर था। इसीलिए किसने दी थी? अकबर। अब आपको अकबर के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि अकबर कौन था, कहाँ से था। तो आपको बता दूं कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 42 को हुआ था। 1556 में इन्हें गद्दी पर बैठा दिया गया था। अभी बताया मैंने कैसे बैठाया गया था, क्यों बैठाया गया था, क्योंकि हुमायूं की जो मृत्यु है वो सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। सीढ़ियों से गिरकर हो गई, लेकिन फिर भी ये युद्ध लड़ रहा था अकबर। तो उस टाइम पर बैरम खां को पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। तो हुमायूं ने अकबर को उस टाइम भी नहीं बताया था कि मृत्यु हो गई है, क्योंकि वहाँ यदि बता दिया जाता तो शायद अकबर उतनी अच्छी से युद्ध को नहीं लड़ पाता। तो इसलिए जब युद्ध समाप्त हुआ तब अकबर को बताया गया कि ऐसे ऐसे हुमायूं की मृत्यु हो गई है।
तब अकबर का वहीं पर राज्याभिषेक किया गया था। फिर बाद में भी राज्याभिषेक हुआ है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। पहले इनका वहीं पे किया गया तो तब ये ओनली 14 वर्ष का था, क्योंकि 1542 में इसकी जन्म हुआ था अमरकोट में, जो अब सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान में, अमरकोट में। एक राजपूत राजा के यहाँ जन्म हुआ था इनका, और 1556 में इन्हें गद्दी पर बैठा दिया गया था बैरम खां के संरक्षण में, क्योंकि 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं तथा दादा का नाम बाबर था। आपको बता दूं, बाबर पहला युद्ध लड़ा था इसने 1526 में, जो पानीपत का था, आपको ध्यान रखना है। हुमायूं ने 1539 में युद्ध लड़ा, 1540 में लड़ा, शेरशाह सूरी से लड़ा। शेरशाह सूरी ने ये दोनों युद्ध से हरा दिए। 1539 के युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध, और 1540 को युद्ध को हम बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। 1545 के युद्ध में जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी, वो खुद उसकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि एक वेपन था, वेपन को चलाते टाइम उसकी मृत्यु हो गई थी, तो शायद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर का शासन टाइम पीरियड देख लीजिए आप, 1556 से लेकर 1605 तक था अकबर का टाइम पीरियड। ठीक, अकबर ने अपनी सेवा को संगठित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली चलाई थी। मनसबदारी, आप ये बताइए मनसबदारी। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए। किस राजवंश के तहत कदमाई भूराजस्व का एक रूप था? जो कदमाई है वो एक भूराजस्व था। आपको याद रखना है कि कदमाई क्या था, तो एक भूराजस्व था। आपको याद रखना है कदमाई क्या था, एक भूराजस्व था। लेकिन किस शासक के ये समय लगाया गया था, तो ये चोल शासकों के समय लगाया था। चलिए इसके कुछ फैक्ट देखते हैं। चोल साम्राज्य एक दक्षिण भारतीय तमिल परिवार का शासन था और दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंशों में से एक था। इस राजवंश का उदय कावेरी नदी की घाटी से हुआ। इसकी सबसे पुरानी राजधानी उरेयूर, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया अभी हाल ही रिसेंट एग्जाम में भी शायद सीपीओ में पूछा गया था कि सबसे पुरानी राजधानी, इनकी सबसे पहली राजधानी क्या थी चोलों की, तो वो उरेयूर थी, जो अब तिरुचिरापल्ली है इसे कहते हैं। तो पहले क्या थी, उरेयूर। आपको याद रखना है ये, आप इसे चीज़ को याद रखना कौन सी थी चोलों की सबसे पुरानी राजधानी, तो उरेयूर थी। ठीक, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। आपको याद रखना, बहुत पूछता है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो विजयालय था। नेक्स्ट देखिए, चोल राजवंश राजराज चोल, यहाँ चोल होगा, राजराज चोल, जिनका टाइम पीरियड था 985 से 1014 तक। फिर इनके पुत्रों ने शासन किया, उनका नाम था राजेंद्र चोल, जिनका टाइम पीरियड रहा था 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक। इन दोनों पिता पुत्र के समय ये जो चोल वंश है बहुत ही आगे बढ़ गया था, चरम पर पहुंच गया था। इन्होंने बहुत विकास कर लिया था इस टाइम। अब आपको इनकी डेट तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि इतिहास में डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जिससे कि आप रिलेट कर पाते हो कि कौन किसके समकालीन था, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। चोल शासकों ने बाघ के प्रतीक को अपनी शाही प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। बाघ आप समझते हैं, बाघ, ठीक है, जो अपना राष्ट्रीय पशु है क्या है आप बताना। चोल शासकों ने बाघ के प्रतीक को अपने शाही प्रतीक के रूप में स्वीकार किया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना। बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है, इसका निर्माण भी चोल साम्राज्य ने किया था, चोल शासकों ने किया था तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे आप नोट कर लें कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया, किस राजवंश ने किया था, तो वो चोल साम्राज्य था। नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र प्रथम गंगा के तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहते हैं। राजेंद्र प्रथम, आपको याद रखना, राजेंद्र प्रथम जो थे वो गंगा के तट पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें गंगा का विजेता भी कहते थे। आपको ये डायरेक्ट फैक्ट है कि गंगा का विजेता कैसे कहा जाता था, तो वो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व था? आपको बता दूं वो बिहार का था, बिहार का सर्वाधिक घनत्व। असम का वो सबसे कम किसका था? अरुणाचल का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, और यहाँ पर 1106 थे। ठीक है, ऐसे ही दिल्ली का कितना था आप मुझे बताइए, इतना बता सब दिल्ली जो यूटी है, यूटी में सबसे ज़्यादा 11,000 प्लस कुछ है, आप बताइए कितना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पंचांग के अनुसार होली कब मनाई जाती है? तो ये होली कब मनाई जाती है? पूर्णिमा को मनाई जाती है, आप सबको पता है होली पूर्णिमा को। आप बताइए दिवाली कब मनाते हैं? मैं आपको बताऊँ, दिवाली अमावस्या को मनाते हैं। ये एमटीएस में दोनों क्वेश्चन लगातार पूछे गए थे, जो भी जून जुलाई में एमटीएस हुआ था उसमें होली और दिवाली दोनों पूछे गए थे। होली कब मनाई जाती है? तो ये पूर्णिमा को, और अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा।
मैं आपसे एक वादा करता हूँ, ये एसएससी जीडी के लिए मैंने मेनली चलाई है सीरीज़। लेकिन ये आप ऐसा ना समझें कि ये सिर्फ जीडी को ही इससे बेनिफिट मिलेगा। इससे बेनिफिट तो हर एग्ज़ाम को मिलेगा जो एसएससी के अंडर जितने भी एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन सब एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया, ये एग्ज़ाम में आया क्वेश्चन आपका, आप ऐसे समझिए आप ये आपके एग्ज़ाम में आया, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो तो हर जगह घूम सकते हैं। तो आप इस तरह से ये ना समझें कि ये सिर्फ जीडी के लिए है, ये हर एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगी। चलिए बस आज इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें भाई।